नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल सियासी है, नेता जीत हार के समीकरण में लगे हुए हैं, रैलियां और प्रचार चल रहे हैं। लेकिन नेताओं के इतर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो सियासत में बहुत नज़दीक जाकर नौकरी छोड़कर हाथ आजमाने की तैयारी में रहते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो अफसरों को काफ़ी लुभाती है। ख़ास तौर से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आईएएस और आईपीएस अफसरों की सियासत में तेज़ी से एंट्री शुरू हुई है और कई ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री भी बनाया गया है और कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, आगे चलकर मंत्री बनने की लाइन में हैं। भाजपा के टिकट पर उतरे ऐसे नेताओं को जनता ने काफ़ी हाथों हाथ लिया है। कोई विधानसभा में है तो कोई लोकसभा में पहुंचा है। जो वर्तमान लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में आज हम बात उत्तर प्रदेश के उन अफसरों की करेंगे जो नौकरी में रहते काफ़ी नाम कमाते रहे, अच्छे ओहदों पर रहे और नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के बाद भी उनकी किस्मत लगातार बुलंदी पर है और वो सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हैं जहां कभी नेता बैठते थे। आज बात हो रही है सबसे पहले 1994 बैच के आईपीएस अफसर रहे साकेत मिश्रा की। साकेत मिश्रा भाजपा के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं और साकेत मिश्रा भी 1994 बैच में आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे। बाद में वो नौकरी से इस्तीफा देकर विदेश चले गए। अब वो दोबारा वापस राजनीति में लौटे हैं और अब श्रावस्ती लोकसभा से बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं। साकेत के पिता नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव रहे हैं, यानी कि वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी की सियासत में आईएएस और आईपीएस अफसरों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसी फहरिस्त है जो अभी भी पदों पर कायम है, मंत्री बने हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह आपको याद होंगे, जो बागपत से 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद हुए। 1988 बैच के आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। राजेश्वर सिंह यूपी पुलिस के बड़े अफसर रहे, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे और आज भाजपा के लखनऊ से विधायक हैं। ये सब नाम ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो अपने वक्त में इन्होंने अपनी सेवा में रहने के दौरान काफ़ी नाम कमाया। नौकरी छोड़कर सियासत में प्रवेश किया और सफलता के शिखर तक पहुंचे। सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे लेकिन उनका टिकट इस बार कट गया है। अरविंद शर्मा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे और आज उत्तर प्रदेश में 2 बड़े विभागों के मंत्री हैं। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और आज उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के। ब्रिजलाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और योगी सरकार में SC/ST आयोग के चेयरमैन बने, आज राज्यसभा के सांसद हैं। हरदीप पुरी भले ही दूसरे राज्य के हैं, आईएएस अफसर हैं, लेकिन देश की इस समय कैबिनेट में वो मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, MP हैं। तो ये भी यूपी को ही श्रेय हासिल है उनको राज्यसभा में भेजने का। राजेश्वर सिंह जो बीजेपी के इन दिनों विधायक हैं, वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ईडी, उसके ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। अफसर
राजनीति में क्यों आता है, इसके पीछे एक तर्क यह है, चूंकि वो हरदम मंत्रियों और सरकारों के आगे पीछे रहते हैं, लिहाजा वो सरकारों में रहते रहते नेताओं के सारे दांवपेच सीख जाते हैं। मौका पड़ने पर कब कहाँ पाला बदलना है ये भी उनको आ जाता है, और यही वजह है कि जहाँ जहाँ मौका मिला अफसर चूके नहीं। और कई तो ऐसे हैं जिनकी किस्मत नौकरी के बाद ज़्यादा चमकी, यानी कि वो मिनिस्टर बने, केंद्र में मिनिस्टर बने, यूपी में बने, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये सब तमाम नाम इसके उदाहरण हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों की। ऐसे आईपीएस अफसर जो इन दिनों केंद्र में तैनात हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अफसरों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। यूपी से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अफसरों के केंद्र में बुरे दिन हैं। उनमें से 2 आईपीएस अफसर पिछले 2 सप्ताहों में वापस लौटाए जा चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह 1989 बैच के आईपीएस अफसर पीवी रामा शास्त्री को केंद्र ने जबरिया वापस यूपी भेज दिया था। तो इस सप्ताह एक और खबर आई कि 1994 बैच के आईपीएस अफसर विनोद कुमार सिंह को केंद्र वापस यूपी लौटा रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ गया कि धड़ाधड़ केंद्र में गए हुए अफसर वापस यूपी भेजे जाने लगे। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि भी पूरी नहीं हो रही है, कोई 9 महीना रहा, कोई 1.5 साल रहा, और उसके बाद उसको वापस कर दिया जा रहा है। बीके सिंह की यूपी में अचानक वापसी की खबर ने पुलिस महकमे में काफ़ी खलबली मचाई। पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि सीआरपीएफ में नॉर्थ ईस्ट के एडीजी पद पर तैनात वीके सिंह का गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक महिला से विवाद हो गया, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने उनको मात्र 9 महीने बाद ही वापस यूपी भेज दिया है, उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी है। आपके लिए यहाँ यह सूचना आवश्यक हो जाती है कि वीके सिंह 9 महीना पहले ही केंद्र में डेपुटेशन पर गए थे, जहाँ उन्हें सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर गृह मंत्रालय द्वारा तैनात किया गया था। लेकिन बीते 16 मार्च को बताया जाता है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक हेल्प डेस्क में तैनात एक महिला के साथ उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लग गया, जिसके चलते उस महिला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, और इस शिकायत की जांच गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ने भी की, और इसकी रिपोर्ट आसाम के डीजीपी को भी दी गई। जांच में ये मामला सही पाया गया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा और दिल्ली तक बात पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर का मामला होने के नाते केंद्र ने वीके सिंह को तुरंत वापस उनके पद से हटाते हुए यूपी भेज दिया। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वीके सिंह गुवाहाटी एयरपोर्ट पर वीवीआईपी लाउंज में बैठे थे, चूँकि वो एडीजी रैंक के अफसर हैं, उनके लिए रिजर्व थी सीट। वहाँ पर हेल्प डेस्क में तैनात एक महिला के साथ उन्होंने बातचीत की, और उसी बातचीत के दौरान उसकी सुंदरता पर उसे क्यूट शब्द जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो महिला असहज हो गई, और वीके सिंह के वहाँ से जाने के बाद उसने इसकी शिकायत एयरपोर्ट अथॉरिटी से की। मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि वीके सिंह ने उस महिला को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि मैं आपके बहुत काम भी आ सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति वहां बनी जिसकी वजह से वो महिला शिकायत करने पर मजबूर हुई, और फिर इसके बाद इसकी पुलिस में भी जांच गई। हालांकि एडीजी वीके सिंह के वापस यूपी तबादले के बाद महिला ने अपनी शिकायत समाप्त कर दी है, वापस ले ली है, और वो मामला खत्म हो गया है। लेकिन बदनामी का एक दाग उनके ऊपर लग गया। वीके सिंह की नौकरी अभी मई 2031 तक है, यानी 7 साल से ज़्यादा उनकी नौकरी बची हुई है। ऐसे में इतना बड़ा दाग लेकर जब वो यूपी वापसी कर रहे हैं, तो सरकार उनको किस नज़रिए से देखेगी, और आगे उनके लिए किस तरह से पदों पर जाना कितना कठिन होगा, ये सब बड़ी मुश्किल से सवालात हैं, और आगे वाला भविष्य कठिनाई भरा होगा। लेकिन
जब एडीजी और डीजी लेवल के सीनियर अफसरों पर ऐसी घटना होने की करने की जब आरोप लगते हैं तो ऐसे में सरकारों की भी बड़ी किरकिरी होती है। वो तेज तर्रार अफसरों में माने जाते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट ने उनके कैरियर पर बहुत बड़ा दाग लगाया है। अब ये देखना होगा कि उनका आगे का फ्यूचर किस तरह का होता है। इन 4 जून के बाद बीके सिंह को लेकर सरकार का क्या रवैया होता है और उनको किस तरह की तैनाती उत्तर प्रदेश में दी जाती है, उससे इस बात का पता चलेगा, संकेत मिलेगा कि सरकार बीके सिंह के ऊपर लगे इस आरोप को क्या मानती है और उसकी नज़र में अब बीके सिंह का भविष्य क्या रहेगा। एक फिल्म में एक गाना आया था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यानी कि बरेली में एक गाने के बोल के साथ एक झुमका गिरा जिस पर देश के करोड़ों लोगों के दिल मचल गए और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। लेकिन इस बार बरेली में एक छापा पड़ा है और खलबली उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मच गई है। मामला एक सत्य साईं बिल्डर के मालिक रमेश गंगवार का है, जिसके यहाँ पिछले दिनों इनकम टैक्स ने छापा मारा और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के कान खड़े हो गए। अफसर बेचैन हैं कि आखिर उस छापे से क्या निकल रहा है। कई दिनों तक छापा चलता रहा, चर्चा रही कि नकदी निकल रही है, प्रॉपर्टी के कागजात मिल रहे हैं, डायरी बरामद हो रही है। वैसे सत्य साईं बिल्डर के जो मालिक है रमेश गंगवार, जिनके यहाँ इनकम टैक्स ने छापा डाला है, वो इन दिनों बरेली के बहुत चर्चित ठेकेदारों में गिने जाते हैं। बरेली में तैनात रहे कई सारे अफसरों के साथ, चाहे उसमें डीएम हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, उनके गहरे रिश्ते रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में जाना अफसर अपनी शान समझते हैं। उनके साथ बहुत सारे अफसरों की तस्वीरें हैं। शादी ब्याह से लेकर तमाम अन्य मौक़ों पर डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी सब रमेश गंगवार के साथ फोटो में, तस्वीरों में दिखते हैं। ये उनका प्रभाव है, रसूख है। लेकिन रमेश गंगवार अचानक से करोड़पति, अरबपति, 500 करोड़, 1000 करोड़ अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, इस पर बहुत सारे किस्से हैं, इस पर बहुत सारी कहानियां हैं। जमीन से आसमान तक पहुंचने की कहानी क्या है? दलेल नगर एक इलाका है जहां से नवाबगंज क्षेत्र में ये रमेश गंगवार आते हैं। 10 साल पहले तक वो एक मामूली से शिक्षा मित्र थे। एक शिक्षा मित्र ने 10 साल में इतनी अकूत संपत्ति बना ली कि वो करोड़ों अरबों का मालिक बन बैठा। इसी दौरान उसने छोटी मोटी ठेकेदारियां शुरू की थी। कुछ अफसरों से उनके संपर्क हुए, खास तौर से बरेली में जो डीएम रहे, और धीरे धीरे वो प्रदेश के नामचीन ठेकेदारों में शुमार होने लगे। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बरेली विकास प्राधिकरण में उनको कई सौ करोड़ का ठेका मिलता रहा। तो रमेश गंगवार बिजली महकमे का भी एक बहुत चर्चित ठेकेदार रहा। पश्चिमांचल में और मध्यांचल में भी रमेश गंगवार ने बहुत सारे ठेके लिए हैं। रमेश गंगवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में सत्य साईं कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट भी किया गया, 3 साल के लिए किया गया। लेकिन मध्यांचल के उसी एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने मात्र 5 महीने में वो ब्लैक लिस्टिंग वापस ले ली। तो ये रमेश गंगवार का प्रभाव है। हालांकि रमेश गंगवार एक बार बहुत पहले उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज है जिसमें वो जेल भी गए। बरेली प्राधिकरण में जो उनका साम्राज्य फैला था, जिससे उन्होंने अरबों की संपत्ति खड़ा की, उसकी जांच पड़ताल कई सारे और बिल्डरों से आयकर विभाग कर रहा है। चर्चा ये भी है कि लखनऊ के सरस्वती अपार्टमेंट में उनका एक फ्लैट है जहां पर इनकम टैक्स की टीम गई थी, वो बंद है। इनकम टैक्स की टीम उनको लेकर इस फ्लैट को खुलवाने के लिए आएगी। इतना ही नहीं, कुछ लाकरों का भी जानकारी मिली है जिनसे बहुत सारी चीज़ें बाहर आनी बाकी हैं। तो एक रमेश गंगवार की एक फर्म जो चंद सालों में
जमीन से आकाश छूने लगी, उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी के कई बहुत सारे अफसरों का बड़ा हाथ है। यहाँ तक चर्चा है कि बहुत सारे अफसरों के काले धन को रमेश गंगवार इसी कंपनी में लगाकर सफ़ेद करता था। उसकी कई सारी संपत्तियों को अफसरों की संपत्तियों के तौर पर फ्लैट और मकानों को देखा जा रहा है, जो बेनामी के तौर पर आगे रजिस्ट्रेशन भी होंगी। एक चर्चा ये आई है कि बरेली विकास प्राधिकरण जिस इलाकों में कॉलोनियों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना चाहता था, वहाँ पर वो पहले से ज़मीनें खरीद लेता था। 1400 करोड़ के एक मुआवजे का मामला भी उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया जाता है उसने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। बरेली का एक आर्किटेक्ट बहुत मशहूर है जो रमेश गंगवार का साथी है, और उसके बहुत सारे आईएएस अफसरों के साथ उनके लेन देन के संबंध भी हैं। बहुत सारी जानकारियों का खुलासा होना बाकी है, क्योंकि जो डायरी है, जो जानकारी है, उसमें जो अफसरों के नाम हैं उनमें कई सारे ऐसे हैं जो आज जिलों में अभी डीएम बने हुए हैं, कई हैं, और कई ऐसे भी हैं जो रिटायर हो गए लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर अभी भी हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं। तो नाम एक दो नहीं है, नाम कई अफसरों के हैं, लेकिन जब तक इनकम टैक्स आउट नहीं करता नाम, तब तक सार्वजनिक करना उन नामों को उचित नहीं है। जिस दिन तथ्य मिलेगा जनता के सामने, उनके नाम भी होगी, तस्वीरें भी होंगी। अब बात एक ऐसी खबर की जो बड़ी रोचक भी है और दिलचस्प भी है। आपको ये खबर हैरत में डालेगी। हालांकि मामला उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली का है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच चल रही गिरफ्तारी, आरोप और प्रत्यारोप का है। जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उस शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई से एक बहुत रोचक किस्सा और संयोग जुड़ा है, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। मीडिया में ये चीज़ कहीं आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मीडिया में जितनी चर्चा हुई वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हुई, घोटाले पर हुई। लेकिन आज इस घोटाले और गिरफ्तारी के अतिरिक्त हम एक संयोग के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें एक दोस्त को अपने फर्ज के आगे मजबूर होना पड़ा है। यानी कि एक दोस्त को अपने ही दोस्त पर कार्रवाई करनी पड़ी है, उसको गिरफ्तार करना पड़ा है। ये संयोग है ईडी के वर्तमान डायरेक्टर राहुल नवीन का। राहुल नवीन इस समय ईडी के डायरेक्टर हैं और वो अरविंद केजरीवाल के एक ज़माने में बड़े गहरे दोस्त थे। अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस अफसर रहे हैं और राहुल नवीन 1993 बैच के हैं, अरविंद केजरीवाल 1993 के हैं, और सुनीता उनकी पत्नी भी 1993 बैच की आईआरएस अफसर हैं। ये तीनों एक बैच के आईआरएस अफसर हैं, 1993 बैच के। हालांकि केजरीवाल 1992 में ही सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन वो ट्रेनिंग उन्होंने 93 में स्टार्ट की। तब राहुल नवीन जो ईडी के डायरेक्टर हैं इस समय, केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, इन तीनों ने एक साथ ट्रेनिंग की और नौकरी शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान इन तीनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन आप इसे कर्तव्य कहें या मजबूरी कहें। आज उसी राहुल नवीन को अपने उस बैचमेट अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा, जिनके साथ कभी वह ट्रेनिंग करते थे, एक थाली में खाते थे, घंटों बतियाते थे, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। है ना हैरत और अचरज भरी बात। आपको यह भी बता दूं कि राहुल नवीन जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 16 सितंबर को 2023 में सरकार ने उन्हें ईडी का नया निदेशक नियुक्त किया है। राहुल नवीन इससे पहले ईडी में ही स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। अब किस्सा आपको पुराना सुनाते हैं कि 1993 में जब सिलेक्शन होने के बाद आईआरएस का बैच मसूरी एकेडमी ट्रेनिंग करने फाउंडेशन कोर्स की पहुंचा, तो उसमें राहुल नवीन,
अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल एक साथ थे। यहाँ पर इन लोगों ने 18 हफ्ते तक एक साथ मसूरी लबसना में IAS अफसर भी जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ 18 सप्ताह तक ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद पूरा बैच नागपुर इनकम टैक्स एकेडमी पहुँचा और 1994 से जनवरी के मार्च 1995 तक यानी सवा साल तक एक साथ सुनीता, अरविंद और राहुल नवीन इन तीनों ने नागपुर में ट्रेनिंग की और उसके बाद ये लोग अपनी नौकरी पर निकले। लेकिन आप इसे किस्मत का खेल देखिए कि जो कल तलक दोस्त थे, ट्रेनिंग में एक साथ एक थाली में खाते थे, आज उसी एक दोस्त को, अपने एक दोस्त को गिरफ्तार करना पड़ा और कितने करीब 25 साल बाद। केजरीवाल ने 2006 में नौकरी छोड़ दी थी, वो राजनीति में कूद गए थे। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ी उस समय वो दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर तैनात थे और इसी साल उन्हें दुनिया का बहुत प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन आप देखिए कि जिसे इतना बड़ा दुनिया के अवार्ड मिला वो आज जेल में है। 2006 में नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल आंदोलन में कूद गए और वो लगातार बुलंदियों की ओर बढ़ते गए, बुलंदियों को छूते गए। 2012 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए और उसी समय उनकी पत्नी सुनीता ने भी फिर नौकरी से VRS ले लिया। इसी बीच राहुल नवीन भी अपनी नौकरी को आगे बढ़ाते रहे और ED में आगे ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए। 18 साल बाद एक दोस्त उस जांच एजेंसी का मुखिया बन गया जिसने केजरीवाल की जांच शराब घोटाले की जारी रखी थी और फिर उसी दोस्त के हाथों केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ा। लेकिन देश के बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ये तीनों 1993 बैच के IRS अफसर हैं, भारतीय रेवेन्यू सेवा के अफसर हैं। सब किस्मत और भाग्य का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आदमी को अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, अपनी खुददारी से, अपनी मेहनत से। ऊपर वाला जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है, उसका सम्मान हमेशा औरों से अलग रखता है। आज मुनव्वर राना के एक शेर के साथ हम आपका समापन करेंगे, सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन है कि वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है, मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। कोई दुख हो कभी कहना नहीं पड़ता उससे, वो ज़रूरत को तलबगार से पहचानता है और शहर वाकिफ़ है मेरे फ़न की बदौलत मुझसे, आपको तो जुग्गो दस्तार से पहचानता है। नमस्कार।